हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम शुरू करते हैं अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर तक हमने जान लिया था, हमने पढ़ लिया था क्या चार्ज डेंसिटी ऑन अ कंडक्टर सरफेस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एम्प्टी कैविटी इन कंडक्टर। मतलब कुछ इस तरीके से है कि मान लो ये मेरा कंडक्टर मुझे गिवन है और मैंने ये कैविटी मान ली। इधर कोई मेटल की बोल है, जैसे ऐसे टुकड़ा है, ये अंदर से ये जो आपको कैविटी दिख रही है, ये इसको क्या बोलते हैं हम? कैविटी। ये 2D पिक्चर है। क्या है ये? 2D। लेकिन ये एग्जैक्टली कैसा होता है? 3D। जैसे एक मेटल की बोल, आप अपने दिमाग में सोचे मेटल की बोल है, तो उसको अंदर से कट करना। अंदर से मतलब बाहर से दिखे ना, अंदर कैविटी, अंदर होल होना। ठीक है, बाहर से तो दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर ऐसे ऐसे वाला होल हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, इमेजिन करना है आपने। और भैया मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि जो कैविटी में है वो कोई चार्ज नहीं जाएगा। कैविटी में कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि सिग्मा कैविटी, मैं जो बात प्रूव करना चाहता हूं, विल बी इक्वल्स टू जीरो। बाहर दिए गए चार्ज का कैविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात को मुझे प्रूव करना है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? देखो, अब मुझे पता है, क्योंकि बिना प्रूफ के तो काम चलता नहीं, मैं 2 पॉइंट पकड़ लूं। अगर मुझे पता है ई क्या है, यहाँ पे जीरो। अगर ई जीरो है तो वी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, कंडक्टर के हर एक पॉइंट अंदर जो मटेरियल का पॉइंट है, सरफेस है, बाहर सब जगह क्या रहेगा? पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो अगर मैं ए टू बी पोटेंशियल लिखना चाहूं, तो आप देखो, पहली चीज वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। सो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, हम जानते हैं वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। तो मैं यहां से कह सकता हूं जीरो विल बी इक्वल्स टू ए टू बी डॉट डी आर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि डी आर तो जीरो हो नहीं सकता, ई शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ये मस्ट कंडीशन आ गई, मस्ट बी। ठीक है जी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ई यहां तो जीरो था ही, यहां भी ई जीरो है। ये दो बात प्रूव होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं ऐसे। ये गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया। अब अगर मैं गॉसियन सरफेस में ई डॉट डी एस की बात करूं, विल बी इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई डॉट डी एस में दो हिस्सों में तोड़ लूं। मैंने ये मान लिया कि ये इतने वाला हिस्सा तो इसके अंदर है और इतना वाला हिस्सा इसके अंदर है, लेकिन इन दोनों में ही आप देखो तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये मुझे पहले से ही पता है। तो इसका मतलब ई डॉट डी एस में सीधा लिख सकता हूँ, ई तो जीरो हो गया, यानी कि क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्यू इन क्या है? जीरो, यानी कि कोई चार्ज नहीं है अंदर। क्लियर है? कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई भी चार्ज अंदर नहीं है, यानी कि सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब तो मैं यहां से कह सकता हूं कि सिग्मा कैविटी क्या आएगा आपका? विल बी इक्वल्स टू जीरो। यहां से हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि सिग्मा कैविटी क्या है? जीरो। अब अगला पॉइंट, क्योंकि हम पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, फिर बाद में हम इन सब का सवालों में धीरे धीरे करके यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूं। कंडक्टर विद कैविटी। कंडक्टर के अंदर कैविटी तो है, पर इस बार क्या है, ये ऐसे कैविटी, कैविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ है, क्यों? अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये मेरा ऐसे कैविटी हो गया। क्लियर है जी? तो आपने चार्ज दिया, तो ये तो चार्ज प्लस क्यों है ही, तो सीधी सी बात है, आपने चार्ज दिया तो चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा। ये बात, अंदर तो चार्ज होता नहीं। और इसका हमने ये पढ़ लिया कि भैया अंदर से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यहाँ हम थोड़ा सा, मैं आपको, अगर कैविटी के अंदर चार्ज है तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये होगा क्या क्या यहाँ पे। तो अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाए, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाओ ऐसे, ये अंदर कंडक्टर के अंदर है, ये है जी गॉसियन सरफेस, जीएस। ठीक है, मैं इस गॉसियन सरफेस के हिसाब से पहली बात है, अब मुझे यहां से क्या क्या बातें पता चलेंगी? ई डॉट डी एस
विल बी इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, यानी कि ये क्या है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भैया हर एक पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, जीरो। इस हर एक पॉइंट पे ई क्या है, जीरो, क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस कहाँ माना है, मेटल के अंदर। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्यू इनसाइड भाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्यू इनसाइड क्या होगा, जीरो। अगर क्यू इनसाइड जीरो है तो इसके अंदर चार्ज प्लस है, तो इसका मतलब यहां कितना चार्ज आना चाहिए, माइनस। तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, अगर ये जीरो होना है सो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी। एक चीज, अब इससे आगे वाली बात करते हैं हम। अगर यहां पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, इंड्यूस हो गया, अब हम यूज करते हैं दूसरी बात का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले चार्ज जितना था, चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो पहले चार्ज कितना था, प्लस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू। तो बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। अगर बाद में भी उतना ही रहना चाहिए तो इसका मतलब बाहर कितना इंड्यूस हो जाएगा, प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही है भैया, बाहर प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि और तो अंदर तो चार्ज रह नहीं सकता, तो बाहर भी कितना इंड्यूस हो जाएगा, प्लस क्यू। लेकिन जो बाहर प्लस क्यू आया वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि इसमें दो दो चीजें हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज विल अपीयर ऑन आउटर सरफेस। तो मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं यहां पे, कि इस प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू इधर इंड्यूस हुआ, ये क्या लगाया आपने, गॉस लगा के। इसके बाद ये इंड्यूस तो हो गया लेकिन खुद से तो आ नहीं सकता, तो इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज यहां सेपरेट हो जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे एक ये आप जब रखते थे तो माइनस इधर आ जाता था, प्लस इधर आ जाता, ये इंड्यूस होता था, तो नेट चार्ज जीरो ही रहता था। ऐसे ही नेट चार्ज कितना रहना है यहाँ पे, इस केस में नेट चार्ज कितना रहना है, क्यू प्लस क्यू ही रहना है। अब आप एक बार इंड्यूस हो गया सिस्टम, आप जोड़ के देख लो, चाहे क्यू प्लस क्यू, क्यू माइनस क्यू, ये तो जीरो हो गया, तो नेट चार्ज कितना रहा, क्यू जितना पहले था उतना ही बाद में। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसमें कैविटी की कुछ बातें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो हम अब यहाँ पॉइंट्स बना के मैं लिख लेता हूं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कुछ नोट पॉइंट, मान लो मेरे पास ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर क्यू चार्ज रख लिया मैंने, नेगेटिव यहाँ इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस हो गया, और एक यहाँ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू वन। अब मैं इसमें रीजन डिसाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे, ये वाला अल्फा मान लेता हूँ, ये वाला बीटा मान लेता हूँ, ये वाला गामा मान लेता हूँ। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। नोट पॉइंट में क्या लिखवा रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ए को मैं डिनोट कर रहा हूं ऑल चार्ज प्रेजेंट इन कैविटी। बी मैं डिनोट कर रहा हूं किससे, ऑल चार्ज प्रेजेंट एट कैविटी सरफेस। सी ऑल चार्ज प्रेजेंट एट आउटर सरफेस बेटा। और डी ऑल चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है, मतलब ए मान लिया मैंने, यहां अंदर जितने भी चार्ज है, जितना भी चार्ज है, बी जितना भी चार्ज कैविटी पे, सी जितना भी आउटर सरफेस पे, और डी Q1 Q2 जितने भी हो, यहाँ Q2 हो, यहाँ Q3 हो, यहाँ Q4 हो, जितने भी चार्ज बाहर प्रेजेंट है। अब प्रॉपर्टी जो कहती है कंडक्टर की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली कंडक्टर की प्रॉपर्टी निकल के आती है, पहली बात जो है, इन बीटा एंड गामा रीजन।
बीटा गामा रीजन कौन सा मैं बता देता हूं, ये वाला, ये जो कंडक्टर का बल्क है। ये कहता है इन बीटा एंड गामा रीजन अगर आप इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ई ए प्लस ई बी, तो ये मिलकर क्या आएगा, 0। यानी कि कैविटी के अंदर और सरफेस पे जितना चार्ज है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा रीजन में, इस रीजन में, इस वाले रीजन में और बाहर वाले रीजन में 0 होगा। यानी कि कोई अंदर वाले चार्ज का बाहर बल्क में और आउटर इस रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मिलकर क्या आता है, 0। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इन अल्फा एन बीटा बीटा रीजन, ये भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस विल बी इक्वल्स टू 0। यानी कि जो ये चार्ज है, ये वाला, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में क्या होता है, 0। इसी को बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम क्या, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मेटल की कार बनाई जाती है, ठीक है ना, मेटल की कार क्यों, क्योंकि अगर लाइटनिंग हो, बिजली गिरे, लाइट गिरे आपके ऊपर, तो वो सारी पास हो जाए, आप एक तरह से केज में सेफ बैठे रहो, बाहर जो चार्ज आए उसका अंदर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए वो मेटल की बनाई जाती है। क्लियर है। आपने यूट्यूब पे बहुत बार ऐसे थोड़ा सा जादू वगैरह होता देता देखा होगा कि ये रेडियो रखी हुई है, इसे केज में बंद कर दिया मेटल के, तो ये बंद हो जाती है। तो ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ही इफेक्ट है। क्लियर है। कुल मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या है कि बाहर के चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि यहां आप कुछ भी रखो उसे कोई मतलब नहीं है, इस यहां कोई भी बैठा हो या कोई भी बंदा हो यहां पे, उसके ऊपर इस वाले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कंडक्टर की मोटी मोटी हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। हम आगे सवाल डिस्कस करते हैं, और सवाल कुछ ऐसे है, नोट पॉइंट या फिर इसको सवाल बोल सकते हो आप। ये क्या है कि आप, मैंने 4 डायग्राम बनाए हैं, ऐसे कैविटी है यहाँ, और इसके कैविटी के सेंटर पे रखा है मैंने प्लस क्यू चार्ज, यहाँ कैविटी के सेंटर से थोड़ा सा हटा के रखा है, यहाँ कहीं भी रख लिया और ये भी कहीं भी रख लिया मैंने। मुझे बताना है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा S1 S2 के ऊपर, वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो पहले मैं एक को समझाता हूं कैसे हम सोचना है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा तो सेम फोर्स लगेगा, इसका मतलब सेम ही चार्ज इंड्यूस होगा, इधर माइनस होगा, ठीक है, गॉस से आएगा। अब अगर ई यूनिफॉर्म है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ई यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये भी कैसा होगा, अंदर यूनिफॉर्म S1 के ऊपर। अब बाहर तो क्या है, प्लस क्यू चार्ज आना है, हम पढ़ के ही आए प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग के, यहाँ कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू। बाहर कोई आपको कहीं फील्ड दिख रहा है, क्या ये प्लस क्यू किसी की वजह से डिस्टर्ब होगा, नहीं, तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, 1/RC करके। अब ये तो सर्कुलर है, सर्कुलर है तो इसका मतलब कैसा होगा, यूनिफॉर्म। क्लियर है। तो यहां पे मेरा ये क्या आएगा, यूनिफॉर्म, ये भी क्या आएगा, यूनिफॉर्म। सेकंड वाला आप सेम लॉजिक आप खुद सोच सकते हैं, ये थोड़ा सा साइड में रख दिया मैंने। अब ई की डिस्टेंस क्या होगी, देखो अलग अलग होगी, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म, सीधी सी बात है। लेकिन यहां प्लस क्यों, अगेन कोई एक्सटर्नल है नहीं, तो यूनिफॉर्म, यानी कि ये बी वाला जो ये वाला होगा नॉन यूनिफॉर्म, ये वाला होगा यूनिफॉर्म। अब अगर सी पे आ जाओ आप, सी पे अंदर क्या है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब चार्ज इंड्यूस भी नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप बाहर चले जाओ जी, बाहर प्लस क्यू चार्ज आएगा, अगेन सिग्मा 1/RC, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर ही रहने वाला है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म। अब यहां आ जाते हैं, यहां अंदर का तो अब आपको समझ में ही आ गया होगा देखते ही, नॉन यूनिफॉर्म। और बाहर वाले चार्ज के ऊपर आप क्या अप्लाई करेंगे, अब देखो शेप ही चेंज होगी है हर जगह, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग बनेगा, सिग्मा 1/RC, यानी कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां डेंसिटी ज्यादा, तो ये भी क्या होगा जी, नॉन यूनिफॉर्म।
तो इस तरीके से हम इन सवालों के जवाब देते हैं। अब थोड़ा सा एक अच्छा सा सवाल है, वो भी मैं लिखता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। क्वेश्चन बना के लिख देते हैं अपन इसको, कि ये है जी और ये है, और मैंने ये कैविटी अंदर से निकाल दी। अब जब मैंने कैविटी अंदर से निकाली, यहाँ है जी प्लस क्यू चार्ज, और ये है जी इनिशियली आपने प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख रखा है। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ रख रखा है, तो इसने क्या इंड्यूस कर रखा होगा इधर, माइनस क्यू, और बाहर इंड्यूस क्या कर रखा होगा, प्लस। ये सिनेरियो है आपके पास, यही बनेगा। आप भी कहोगे हाँ सर। अब यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, क्या, इफ वी डिस्प्लेस चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ कैविटी, कैविटी के सेंटर से डिस्प्लेस कर दिया, देन ये S1 ये S2, सरफेस चार्ज डेंसिटी of S1 and S2 surface will be, पहला पढ़ो, remain same। दूसरा ऑप्शन, change for S1 and same for S2। थर्ड, change for S1 and S2। तो अब आप, सीधी सी बात है, आपको सिखाया गया है, अगर मैंने यहां रख दिया प्लस क्यू, यहां डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, तो अंदर जो होगा वो कैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो S1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, और S2 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब S1 के लिए क्या हुआ, चेंज, और सेम किसके लिए, S2 के लिए। इस तरीके से आपको इस प्रॉपर्टी को मिला के सवाल पूछा जाएगा। एक और सवाल जो कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, ऐसे थोड़ा अपन दिल की शेप बना लेते हैं। थोड़ी शेप गलत बन गई है, पर कोई नहीं, दिल ही है ये, आप भावनाएं समझे बस। ये सेकंड ले लिया मैंने, ये थर्ड पॉइंट ले लिया, और मुझे क्या बताना है, कमेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, ये कैसा है, हार्ट, ये कंडक्टर है हार्ट शेप का, फील्ड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन 1 2 3। तो अब मुझे पता है, आपके दिमाग में क्या आया होगा कि भैया चार्ज डेंसिटी का तो यहां से सर ने सिखाया था, यहां से, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो सीधी सी बात है, 1 पे सबसे ज्यादा होगी, फिर 3 पे ज्यादा होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा है सेकंड का, तो सिग्मा 2 तो सबसे कम होने वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सीधी सी बात है भाई, ये क्या होता है कंडक्टर के केस में, सिग्मा लोकल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी क्या आ जाएगा, E1 विल बी ग्रेटर देन E3, और सबसे कम क्या होगी, E2 पे। ये दोनों में से जो भी पूछ रखा ऑप्शन टिक करना है और आगे बढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा आगे, जो हम चैप्टर के शुरू में शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात करते हैं, अब अगर मैं दो कंडक्टर को मिला दूं तो शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। देखो जी, अब हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज क्या कहता है कि मान लो दो कंडक्टर है, चलो बनाओ, दो कंडक्टर बना लिए, और मैंने कंडक्टर को मान लिया, इस पे इनिशियली मेरा Q1 चार्ज है, फिर Q2 चार्ज है। तो मैंने क्या किया, इन कंडक्टर को मिला दिया। क्या किया जी, मैंने मिला दिया इन कंडक्टर को, ऐसे मिला दिया। तो अब फाइनल चार्ज बताना है, चार्ज ऑन कंडक्टर। अब
ये जो मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज आया, इसके ऊपर Q2 चार्ज आया, तो आपको Q1 एंड Q2 बताना होता है, नो डाउट। तो इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, Q1 विल बी इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, और दूसरे का होता है Q2 विल बी इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। तो ये तो मेरा पॉइंट नहीं है, ये तो सब आ जाएगा, लेकिन मैं जो इंटरेस्टेड हूं ना, मैंने जब ये कनेक्ट किया तो हम यहां एक लाइन बोलते हैं, आपको बड़ी फेमस लाइन मिलेगी लोग बोलते हुए, क्या, कि जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो चार्ज का क्या होगा, फ्लो, टिल कब तक, पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें ये पूछना चाहिए और हमें ये सीखना चाहिए कि ठीक है, आप बोलोगे सर आपकी बात तो मान ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है सर, लेकिन सर मजा सा नहीं आया, आप बताओ ये हुआ कैसे। तो उसी के बारे में जिक्र करते हुए, ये कंडक्टर जब ये मिलाया आपने तो मेटल का है, आप देखो, आपको मजा आएगा देख के इसका लॉजिक। अब हम इसके लॉजिक की बात करते हैं, बिना लॉजिक के तो फिजिक्स कुछ नहीं है। तो लॉजिक क्या कहता है कि वी ए, आपने यहां से यहां तक आप वी ए माइनस वी बी, मुझे पता है अब ए टू बी ई नॉट डी आर, ये बड़ा फेमस रिजल्ट है। अब ए टू बी जब मैं चल रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनसाइड द मेटल, जीरो। भाई इन सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई विल बी इक्वल्स टू जीरो इनसाइड। और ये आप इनसाइड ही तो लेके जा रहे हो, मेटल की रोड आपने कनेक्ट करी है, तो अंदर तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अब अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जब आपने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद ए और बी का पोटेंशियल आप सेम लिख सकते हो। तो इसीलिए अब लोगों ने फिर इसको कैसे बोलना शुरू कर दिया कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जबकि एग्जैक्टली फिजिक्स क्या है, सही फिजिक्स क्या है, जब आप ए और बी को कनेक्ट करते हो तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करके चार्ज निकाल लेंगे, बोलना ऐसे चाहिए। लेकिन लोगों ने इसका थोड़ा सा मेरे हिसाब से अलग ही मीनिंग निकाल लिया है, जो कि आपको बहुत जगह ऐसा बोलते हुए लोग दिखाई देंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा अलग तरीके से उसको बोलना चाहिए, हमें अलग तरीके से सीखना चाहिए जो एग्जैक्ट फिजिक्स है। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे चलेंगे कि ए टू बी ऐसे करके, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी। क्लियर है? तो बच्चे इसको कैसे सीखते हैं, बच्चे इसको ऐसे सीख लेते हैं, लेकिन ऐसे हमें नहीं सीखना होता। हमें पॉइंट क्या है कि ऐसे सीखना है। ठीक है जी। अब आप अगर इसको देखो कि ये अगर मैं R1 मान लूं और ये अगर R2 मान लूं, ठीक है, ये R2 एंड दिस इज R1, ऐसे आप इसको मान लो, तो टोटल चार्ज तो कितना है यहां पे, क्यू टोटल, Q1 प्लस Q2। क्लियर है जी? फाइनल चार्ज जब आप वी इज इक्वल टू वी बी निकालोगे तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, Q1 बाई आर, मान लिया फाइनल चार्ज इतना है, विल बी इक्वल टू के Q2 बाई आर, R2 सॉरी, के से के कट गया, सो Q1 बाई R1 विल बी इक्वल टू Q2 बाई R2। अब फाइनल भी मुझे पता है कि Q1 प्लस Q2 दोनों मिलके Q टोटल होना है। तो अब यहां से आप किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, लेट्स सपोज एक निकाल के दिखा देता हूं आपको, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू रख लो, Q1 R2 बाई R1 विल बी इक्वल टू Q टोटल। तो यहां से जब आप Q1 निकालोगे तो आएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है, ये ऐसे आता है। अब थोड़ा मैं इसके ऊपर सवाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं सीधा, कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, लेट्स सपोज ये दो कंडक्टर हैं, ये दो हैं, इसकी रेडियस जी R है, इसकी 2R है, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर -5 Q है। तो आफ्टर कनेक्टिंग फाइंड आउट चार्ज ऑन कंडक्टर, यानी कि कुल मिला के Q1 विल बी इक्वल्स टू R अपॉन, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो इसके ऊपर चार्ज Q1 अपॉन 3R इंटू Q टोटल कितना हो गया जी, -4Q। तो इसके ऊपर -4/3Q चार्ज, Q2 सिमिलरली 2R अपॉन 3R इंटू -4Q विल बी इक्वल्स टू
-8q/3। लेकिन अगर आप टोटल चार्ज इनको जोड़ के देख लो तो कितना आएगा, -12q/3 विल बी इक्वल्स टू -4q। जितना पहले था उतना ही बाद में। क्लियर है? लेकिन आपके आंसर ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इन सवालों का जवाब देते हैं। आई होप कि अब आपके पूरा ये समझ में आया होगा कि वी इज इक्वल टू वी बी कैसे लिखते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो उस पूरा कॉन्सेप्ट लगा के हम प्रूव करते हैं कि वी ए विल बी इक्वल टू वी बी होगा। अब हम थोड़ा सा मैं थिन शेल के बारे में बात करूंगा। जो आपने सुना होगा, शेल के ऊपर चार्ज कैसे आ गया, शेल की वजह से फिर आप पोटेंशियल लिखते हो किसी एक शेल पे। तो उन सब सवालों की अब हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा मैं शेल का कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। मीनिंग ऑफ थिन शेल। ये थिन शेल क्या चक्कर है? देखो, थिन शेल का मतलब है कि एक छोट ऐसी शेल है तो ये पतली सी तो होगी, सीधी सी बात है। तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है जी, ये शेल है, अंदर से पूरा खोखला टाइप है, और ये टी इसकी बच्चे थिकनेस है। आपको किताबों में हम कैसे बनाते हैं इसको, सीधा ऐसे बना देते हैं कि भैया ये शेल है। शेल मतलब वही है, मेटल की बोल, सिर्फ एक चद्दर सी, अंदर से पूरा खोखला। तो ये है शेल। इसको ऐसे शो कर देते हैं। लेकिन इसको आप ऐसे शो करते हो तो इसका मीनिंग क्या है कि टी है आपका बहुत बहुत छोटा, थिन शेल है, जो थिकनेस है वो बहुत कम है। लेकिन मैं एक बार यहां से कॉन्सेप्ट देख लेता हूं, फिर मेरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी थोड़ा, कि मैं क्या सवालों में यूज करूंगा। कि मान लो यहां प्लस क्यों है, ठीक है? तो अब प्लस क्यों है तो सीधी सी बात है, कैविटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आप जब यहां गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, देखो ओरिजिनली ऐसे गॉसियन सरफेस आप बनाओ, तो गॉसियन सरफेस बना के आपको पता चलेगा कि आपने अंदर बल्क में गॉसियन सरफेस बनाया, तो इसका मतलब यहाँ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा अंदर वाली तरफ। और कितना चार्ज इंड्यूस होगा, -q। और बाहर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से +q आ जाएगा। अभी हम जस्ट पीछे डिस्कस करके आए। लेकिन अब मैं सीधा कैसे बनाऊंगा कि शेल के अंदर +q चार्ज रखा है, तो -q यहाँ इंड्यूस होगा, +q यहाँ इंड्यूस होगा। इसको ऐसे रट लिया जाता है। आया कैसे? ऐसे। रट कैसे लिया गया? ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए आया कैसे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंड्यूस कैसे हुआ, आपने गॉस लगाया, और बाहर वाला ये वाला चार्ज किसकी वजह से आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इंड्यूस इंडक्शन की वजह से आएगा। तो दोनों चार्ज किस किस कॉन्सेप्ट की वजह से आई, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा सिखाने का मतलब ये है। अब हम सीधा सवालों पे आ जाते हैं गोली की तरह, और सवाल लिखता हूं मैं, और पोटेंशियल लिखना हम सीखते हैं। ये देखो जी, ये दो शेल ले लेते हैं। ये Q1, इसके ऊपर Q2 चार्ज, और ये R1, और बचे R2। अब आप मुझे बताओ, अंदर वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से, भाई यहां तो कुछ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। क्यों? तो यहां कितना इंड्यूस होगा, -q1, तो बाहर कितना आ जाएगा, +q1। और बाहर Q2 की वजह से तो अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो बाहर वाले की वजह से तो कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूं और मैं लिखना चाहता हूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे लिख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ए पॉइंट पे अब क्या पोटेंशियल होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको सुपरपोजिशन लगा के, क्योंकि पोटेंशियल तो सबकी वजह से होगा, यानी कि सबकी वजह से मतलब कि इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह। अब इसको समझने के लिए थोड़ा इसको अलग अलग बना लो। कैसे? कि सुपरपोजिशन लगा के थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगी एक बार के लिए, क्योंकि इसको समझने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसको क्या करो आप, ये सुपरपोजिशन का मतलब है ये, फिर 2, 3 और 4, मतलब ये Q1 हो गया, R डिस्टेंस। फिर -q1 बना लिया मैंने, -q1 यहां अंदर है, देखो सेम अंदर। और ये क्या है जी, R2। फिर +q1 बना लिया, R2। और बाहर वाला है +q2। ये अलग अलग शैली मैंने अलग अलग तोड़ ली, कुछ ऐसे है। चारों को मिलाऊंगा तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मैं चारों को ऐड कर दूं तो ऊपर वाला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये समझाने के लिए, ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो। अब आप मुझे बताओ, आप किस पॉइंट पे लिखना चाहता हो, इस ए पॉइंट पे? यानी कि मैं, आप बना लो, ये पॉइंट कहाँ है जी, ए पॉइंट यहाँ है। ये R1 है, ए पॉइंट कहाँ है जी, यहाँ ए पॉइंट यहाँ है R2 है। ये ए पॉइंट यहाँ है, ये ए पॉइंट यहाँ है।
लिखो जी पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू इसकी वजह से के Q1/R2, सीधी सी बात है शेल की वजह से। जो सरफेस पे है तो सरफेस पे तो सेम ही लिखोगे आप, के विद साइन पुट करना होता है by R2। अगले वाले की वजह से के प्लस Q1/R2 प्लस के प्लस Q2/R2 लिखा गया। ये दोनों तो कट ही गए, तो V कितना आया, के Q1/R2 प्लस के प्लस Q2/R2 आ गया जी। अब आप किसकी वजह से लिख लो, इस बी पॉइंट पे लिख लो। तो बी पॉइंट तो जी भैया यहाँ है अंदर वाले के सरफेस पे, यानी कि बी पॉइंट कहीं यहाँ है, बी पॉइंट कहीं यहाँ है, इसके आगे बी पॉइंट कहीं यहाँ है। अब आप मुझे बताओ इस Q1 इसकी वजह से लिखो, यहां पे लिखो, ये तो वी ए था, अब वी बी लिखना शुरू करो। पहले के Q1/R1 प्लस इस शेल की वजह से लिखो के माइनस Q1/R2। ये क्यों लिखा, जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, क्योंकि V क्या होता है यहाँ पे जी, कांस्टेंट। शेल के अंदर जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, क्योंकि E क्या है यहाँ अंदर, 0। बात खत्म, सिंपल सा लॉजिक है। अगले वाले का लिखो सेम, प्लस के प्लस Q1/R2, और यहां कितना आ गया जी, प्लस के Q2/R2। अगेन कट हो गया, सो VB पे क्या आया, के Q1/R प्लस के Q2/R2। तो आपको यहां से एक बात समझ आ रही होगी, ये दोनों कट जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। ये दोनों यहां भी कटे, ये दोनों यहां भी कटे। तो क्या मैं यहां से एक पॉइंट लिख सकता हूं, जो पॉइंट मैं लिख सकता हूं ताकि मेरे को एक कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्या कि इंड्यूस्ड चार्ज का जो फैक्टर है, क्लियर है, जो इंड्यूस चार्ज की वजह से आया भाई, ये प्लस Q1, ये वाला तो इंड्यूस की वजह से आया है ना, ये वाला ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये वाला यही लिख देता हूं मैं, विल नॉट कंट्रीब्यूट इन पोटेंशियल, क्योंकि ये फैक्टर ही कट जाता है, एलिमिनेट हो गया ना इंड्यूस चार्ज की वजह से। यहां भी लिख देता हूं विल नॉट कंट्रीब्यूट, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है अल्टीमेटली, आप यहां से देख सकते हो। तो इसका मतलब मैं Q1 Q2 की वजह से सीधा लिख सकता हूं, तो अब मुझे इंड्यूस कराने की, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी आपको मिले आप सीधा, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मत करो, डिस्ट्रीब्यूशन बाद का खेल है। जब आपसे वो स्पेसिफिकली पूछे कि एक ही आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आया, वो हम अगले सवाल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वो सिर्फ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल लिखने में आपको इंड्यूस चार्ज वैसे भी कैंसिल आउट होना है, तो आप लिख के क्या करोगे, कोई मीनिंग नहीं बनता उस बात का। क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको सीधा लिखना आ जाए तो देखो, अब सीधा लिखने की कोशिश करते हैं, इतना सब कुछ थोड़ी ना करोगे पेपर में, अब आपको सीधा लिखना आना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास, ये Q, 2Q, 3Q, दिस इज R, 2R, और ये 3R। और मान लो मुझे इस बी पॉइंट पे लिखना है VB, तो अब देखो कैसे, हर शेल की वजह से, अंदर वाले शेल की वजह से देखो, इस शेल की वजह से ये बाहर है पॉइंट, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KQ/2R। फिर अगले वाली शेल को पकड़ो, इस वाली शेल के सरफेस पे है, तो सरफेस का लिख दो बस, K2Q/2R प्लस अगले वाली सरफेस के पॉइंट कहाँ है, ये इस वाली सेल की वजह से भी होगा अंदर, तो इस वाली स्फेरिकल सेल के जो सरफेस पे होगा वही अंदर सब पॉइंट्स पे होगा इसकी वजह से, तो प्लस K × 3Q/3R। सो ये इक्वल हो जाएगा, कट कुटा के क्या आया तुम्हारा, ये कितना आया जी, 1/2 + 2, एंड दिस इज KQ/R, सो 5/2 KQ/R VB। अब आपसे सवाल पूछ ले कि सी जो सेल है, ए हो गया ये, बी हो गया ये, सी हो गया, सी शेल के
आउटर सरफेस पर चार्ज बताओ। तो आपने क्या बताना है भैया, क्यों होगा, इंड्यूस करो। पहले इस क्यू की वजह से इंड्यूस करो, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। भाई इस प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू आएगा, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसे इंड्यूस होगा। अब टू क्यू की वजह से चलो, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू। तो आउटर सरफेस पर जब आप चार्ज काउंट करोगे तो कितना आया, फाइव क्यू और प्लस क्यू। तो इसका आंसर आएगा प्लस सिक्स क्यू। आई होप कि अब आपके समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा। अंदर वाले सरफेस में कितना बना टोटल चार्ज, माइनस थ्री क्यू। यहाँ कितना बना, प्लस थ्री क्यू इंडक्शन होके। यहाँ कितना बना, माइनस क्यू, और यहाँ तो प्लस क्यू है ही। ए के तो आउटर पे, इनर पे हो नहीं सकता क्योंकि वहां इंडक्शन का कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। अब अगले लेक्चर में, जैसे ही हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे, इसके साथ सारी प्रॉब्लम हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करें, मेहनत करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करें।